की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडल में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। नोट: संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। न्यायपालिका: समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हड़ी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या। संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नोट: सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 1978 ईस्वी में तथा 18 तथा 1986 ईस्वी में 26 एवं 2009 में 31 की गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य से के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 124 के 2 में इसके बारे में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है? पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 125 में है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलती है। न्यायाधीशों का वेतन एवं उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। पद विमुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करें। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंधित न्यायाधीश को हटा सकता है। नोट: पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी 2696 दिन तक यह न्यायाधीश रहे थे। सबसे कम दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। 25 नवंबर 1991 से 22 दिसंबर 1991 तक यानी 17 दिन तक सिर्फ यह मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे।
नोट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। पहला, संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 में यह है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षालेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। नोट, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 के 3 में यह है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 के 3 में यह है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में यह है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह अनुच्छेद 231 में है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217 में यह है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 215 में यह है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 में के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। नाम, स्थापना वर्ष, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, मूल स्थान और खंडपीठ देखेंगे। कलकत्ता स्थापना हुआ था 1862 में। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान है कलकत्ता और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1862 में। क्षेत्रीय अधिकारिता है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान है कलकत्ता और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप का। मूल स्थान है मुंबई, खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है महाराष्ट्र का, गोवा का, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप। मूल स्थान है मुंबई और खंडपीठ है नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1862 में। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसकी अधिकारिता है। मूल स्थान है चेन्नई और खंडपीठ है मदुरई। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1862 में। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका अधिकारिता है और मूल स्थान है चेन्नई, खंडपीठ है मदुरई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1866 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है उत्तर प्रदेश का। मूल स्थान है प्रयागराज और खंडपीठ है लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1866 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता राज्य है उत्तर प्रदेश। मूल स्थान है प्रयागराज और खंडपीठ है लखनऊ। कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1884 में। कर्नाटक राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता राज्य है। मूल स्थान है बेंगलोर। कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1884 ईस्वी में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है कर्नाटक। मूल स्थान है बेंगलोर। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1916 में। बिहार राज्य में इसका अधिकारिता है। मूल स्थान है पटना। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1916 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है बिहार और मूल स्थान है पटना। ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1948 ईस्वी में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है ओडिशा का। मूल स्थान है कटक। ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1948 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है ओडिशा और मूल स्थान है कटक। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1948 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का। मूल स्थान है गुवाहाटी। खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1948 में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का है। मूल स्थान है गुवाहाटी। खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1950 में। अधिकारिता राज्य है राजस्थान। मूल स्थान है जोधपुर और खंडपीठ है जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में हुआ। अधिकारिता राज्य है राजस्थान। इसका मूल स्थान है जोधपुर में और खंडपीठ है जयपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1956 में। अधिकारिता राज्य है मध्य प्रदेश। मूल स्थान है जबलपुर। खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1956 में। अधिकारिता क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मूल स्थान है जबलपुर। खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1956 में। अधिकारिता राज्य है केरल और लक्षद्वीप। मूल स्थान है एर्नाकुलम। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1956 में। अधिकारिता राज्य है केरल और लक्षद्वीप। मूल स्थान है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1957 ईस्वी में। अधिकारिता क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मूल स्थान है श्रीनगर में और खंडपीठ है जम्मू। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1957 में। अधिकारिता राज्य है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मूल स्थान है श्रीनगर और खंडपीठ है जम्मू।
गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1960 में। अधिकारिता राज्य है गुजरात, मूल स्थान है अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1960 ईस्वी में। अधिकारिता राज्य है गुजरात, मूल स्थान है अहमदाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1966 में। अधिकारिता राज्य है दिल्ली, मूल स्थान है दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1966 ईस्वी में। अधिकारिता राज्य है दिल्ली और मूल स्थान है दिल्ली। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1966 में। अधिकारिता राज्य है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, मूल स्थान है चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1966 में। अधिकारिता राज्य है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, मूल स्थान है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1971 में। अधिकारिता राज्य है हिमाचल प्रदेश, मूल स्थान है शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1971 में। अधिकारिता राज्य है हिमाचल प्रदेश, मूल स्थान है शिमला। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1975 में। अधिकारिता राज्य है सिक्किम, मूल स्थान है गंगटोक। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1975 में। अधिकारिता राज्य है सिक्किम और मूल स्थान है गंगटोक। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 2000 ईस्वी में। अधिकारिता क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और मूल स्थान है इसका बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 2000 ईस्वी में। अधिकारिता क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और इसका मूल स्थान है बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 2000 ईस्वी में। अधिकारिता राज्य है उत्तराखंड, मूल स्थान है नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 2000 में। अधिकारिता राज्य है उत्तराखंड और मूल स्थान है नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 2000 में। अधिकारिता राज्य है झारखंड, मूल स्थान है रांची में। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 2000 ईस्वी में। अधिकारिता राज्य है झारखंड और इसका मूल स्थान है रांची। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 25 मार्च 2013 को। अधिकारिता राज्य है मेघालय और इसका मूल स्थान है शिलोंग में। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 25 मार्च 2013 को। अधिकारिता राज्य है मेघालय, मूल स्थान है शिलोंग। मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 25 मार्च 2013 में। अधिकारिता राज्य है मणिपुर, मूल स्थान है इम्फाल। मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 25 मार्च 2013 को। अधिकारिता राज्य है मणिपुर, मूल स्थान है इम्फाल। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 26 मार्च 2013 को। अधिकारिता राज्य है त्रिपुरा, मूल स्थान है अगरतला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 26 मार्च 2013 को। अधिकारिता राज्य है त्रिपुरा, मूल स्थान है अगरतला। तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2019 को। अधिकारिता राज्य है तेलंगाना, मूल स्थान है हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2019 को। अधिकारिता राज्य है तेलंगाना, मूल स्थान है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2019 को। अधिकारिता राज्य है आंध्र प्रदेश, मूल स्थान है अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2019 को। अधिकारिता राज्य है आंध्र प्रदेश, मूल स्थान है इसका अमरावती। जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे तब इनके बीच इनके उच्च न्यायालय हैदराबाद तथा जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। नोट: केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण: यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ स्थानांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। प्रशासकीय अधिकार: उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त पदावनति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। नोट: उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची में संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची के संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की अपील हो सकती है। लोक अदालत: लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजीपूर्ण सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकता है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई है। लोक अदालत 5 लाख रुपए तक के दावे पर विचार कर सकती है।
नोट, दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट। संविधान के अनुच्छेद 323 के ए के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल पढ़ेंगे पहले। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका की प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। तीसरा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है अनुच्छेद 156 के 1 के अंतर्गत, या वह पद त्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 के 2 के अंतर्गत। नोट, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य देखेंगे। राज्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट, राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317 में यह है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 217 के 1 में यह है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलाधिपतियों को भी नियुक्त करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। यह अनुच्छेद 171 के 5 में है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। विधायी अधिकार। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 164 में है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है।
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 333 में है। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक: जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। यह अनुच्छेद 201 में है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। वित्तीय अधिकार: राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। नोट: राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। न्यायिक अधिकार: राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यह अनुच्छेद 161 में है। नोट: राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। आपात शक्ति देखेंगे: जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। यह अनुच्छेद 356 में है। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति: यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद: किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य के विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 तथा तेलंगाना में 40 में विधान परिषदें विद्यमान है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई
आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10 यानी 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधान मंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। अब देखेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद: गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। यह अनुच्छेद 332 में है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार और कार्य क्या क्या है? पहला, विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबंध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ